चलिए जी, ध्यान दिए। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट से इन्फॉर्मेशन कौन सी लेनी है। तो बैलेंस शीट में हमने इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग कवर करा। फाइनेंस का मतलब है यहाँ पे कि जब आप किसी से पैसे कर्ज लेते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म के नाम पे लें या शॉर्ट टर्म के नाम पे लें, अगर किसी से आपने पैसे कर्ज लिए और उससे वादा किया है पैसे ही चुकाने का, तो उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। यानी पैसे लेना किसी से वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। तो हमारे पास जो शेयर होल्डर्स फंड होता है बैलेंस शीट में बेटा, उसमें ना इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि हमने किसी को शेयर दिया और उससे क्या लिए, हमने पैसे लिए। ठीक है। तो हम बैलेंस शीट में जाते हैं शेयर होल्डर्स फंड में, और शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग देखते क्या है, एक तो इक्विटी शेयर्स को चेक करते हैं, दूसरा किसको चेक करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को। यहाँ से मालूम चलता है कि हमने कितने पैसे लिए। ठीक है जी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से। उसके बाद एक रिजर्व एंड सरप्लस था, उसमें आता था बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या आता था, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ये भी ये बताता है, इंडिकेट करता है कि आपने पैसे लिए। कैसे बेटा, जब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को हम इशू करते हैं, और इशू करने के टाइम पे जितना पैसा शेयर्स का लेते हैं और उस पर एक्स्ट्रा पैसा जो हम लेते हैं वो कहाँ लिखते हैं जाकर। तो अगर प्रीमियम हमारे पास प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमने शेयर्स इशू किए होंगे, या डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें हमने प्रीमियम लिया होगा। तो प्रीमियम ये, प्रेफरेंस शेयर ये, इक्विटी शेयर ये, अगर ये इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हमारे पास पैसे आए। अच्छा सर, इसके बाद हम जाते थे नॉन करंट लाइबिलिटी में। नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास आता है जी, एक तो आता है हमारे पास डिबेंचर्स, एक आता है बेटा पब्लिक डिपॉजिट, जो कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर होते थे ये सारी चीज़ें, पब्लिक डिपॉजिट्स, और एक आता है टर्म लोन यानी लोन। ठीक है सर, ये भी बता यही रहा होता है, अगर ये सब इंक्रीज हैं तो इसका मतलब हमने पैसे लिए हैं, और डिक्रीज है इसका मतलब हमारे पास से पैसे गए हैं। ठीक है। इसके अलावा हम क्या लेते हैं, एक चीज़ और लेते हैं, वो है करंट लाइबिलिटीज। एक मिनट बेटा, इसके अलावा आता है हमारे पास करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में होता है बेटा एक तो शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, और एक होता है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये दोनों चीजें भी यही बताता है कि हमारे पास पैसे आए और गए। तो पूरे बैलेंस शीट में इतनी चीजों को हमें ध्यान देना है। एसेट साइड में होता ही नहीं फाइनेंस का कोई पार्ट, जिधर भी होगा कहाँ पे होगा वो, लाइबिलिटी साइड में। कहाँ पे होगा, एक तो शेयर होल्डर्स फंड में, नॉन करंट लाइबिलिटी में, और फिर करंट लाइबिलिटी में। ठीक है जी। अब ध्यान से समझिए, ये कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं कि अगर इक्विटी शेयर बढ़ेगा तो उसको समझेंगे इनफ्लो, यानी पैसा आया है। और बढ़ने का जो रीजन है वो क्या रीजन है सर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ेगा, वो भी मानेंगे कि इनफ्लो है, पैसा आया है, और उसका रीजन क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। डिबेंचर बढ़ रहा है, कैसे बढ़ता है बेटा, इशू होता है जब डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी, समझ में आई बात। और इसका भी मतलब है पैसा आया है। लोन बढ़ जाए तो लोन में इशू नहीं होता बेटा, उसे कहते हैं रेजिंग ऑफ लोन, हमने लोन लिया है। पब्लिक डिपॉजिट बढ़ जाए तो आप लिखेंगे इंक्रीज इन पब्लिक डिपॉजिट, और इसका मतलब है पैसे मेरे पास आए हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ जाए तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के और लिखेंगे कि पैसा आया है। तो ये सारे रीजन में पैसे आए। अब कम अगर हो जाए, इक्विटी शेयर कम हो, तो इसका मतलब है पैसा गया है, और लिखेंगे क्या उसके लिए आप, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कम होगा तो पैसा गया है, लेकिन लिखेंगे क्या, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। डिबेंचर्स कम हो जाए उसको भी लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लोन कम हो जाए, पेमेंट ऑफ लोन। पब्लिक डिपॉजिट कम हो, पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो जाए, पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जब आप किसी से पैसे लेते हैं इक्विटी शेयर के बदले में, आपने किसी से पैसे लिए, उसको इक्विटी शेयर दिया, तो सिर्फ शेयर्स के सर्टिफिकेट दोगे या उसको कुछ और भी देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा डिविडेंड। आप किसी से पैसे लोगे तो उसको कुछ बेनिफिट दोगे ना। तो इक्विटी शेयर्स के बदले में हम देते हैं उसको क्या, पब्लिक को डिविडेंड, अपने शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में पैसे जब कंपनी ले रही है तो कंपनी कुछ तो देगी ना उसको, क्या देगी, डिविडेंड। डिबेंचर्स अगर इशू किया और हमने आपसे पैसे लिए,
तो हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। पब्लिक डिपॉजिट पे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। यानी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ों पे क्या पे करना होता है, बाकी चीज़ों पे इंटरेस्ट। तो बेटा पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी यहाँ पे आता है। पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड लिखते हैं, कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड आएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट आएगी। तो ये सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, माइनस में आ रहा है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझ में आ गई बात? तो फटाफट इसको लिखिए और याद भी कर लीजिए। चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट। ठीक है जी। क्वेश्चन 37, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए बेटा इधर ध्यान दीजिएगा पहले, क्योंकि फाइनेंस पढ़ रहे हैं पहली बार। इक्विटी शेयर्स कैपिटल देखिए 4 लाख है और 5 लाख। अब पहले 4 लाख का था कैपिटल था, अभी कैपिटल ना 5 लाख हो गया। तो कैपिटल 1 लाख बढ़ा ही तब होगा जब मैंने शेयर इशू किए होंगे, इशू किया होगा तो वहां से पैसे आए होंगे। तो ये 1 लाख बढ़ गया, इसका मतलब शेयर इशू हुआ है और वहां से क्या हुआ है, पैसे आए। फिर आइए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दो टाइप के डिबे, एक लॉन्ग टर्म में भी है और शॉर्ट टर्म में भी है। तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं अभी। पहले 1 लाख का डिबेंचर था, अभी भी कितना है, 1 लाख ही डिबेंचर। तो मतलब नो फ्लो ऑफ कैश, ना पैसा आया है नहीं पैसा, लेकिन इस पे इंटरेस्ट भी है। इसका मतलब इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना सर। अभी देखेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग से पहले 50,000 था, अब सन्नाटा है, जीरो है। अब 50 से जीरो हो जाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने पूरा पेमेंट कर दिया है, तभी तो कोई कर्ज नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ सॉरी रिडेम्पशन ऑफ 10% शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स। समझ में आई बात? यहाँ पे रिडेम्पशन हो रहा है शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स का। सिक्योरिटी प्रीमियम 40 से 50 है, 10,000 बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि इक्विटी शेयर हमारा क्या हुआ था बेटा, इशू हुआ था, उसी के साथ प्रीमियम आया होगा, डिबेंचर के साथ तो आया नहीं होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि डिबेंचर में कोई चेंज नहीं है, और एक डिबेंचर कम हो रहा है, कम के टाइम पे प्रीमियम थोड़ी ना आता है, इशू के टाइम पे आता है। तो इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले 1.5 लाख था, अभी कितना है सर, तो 1.5 से 2 हो गया सर, ये तो बढ़ गया, इसका मतलब 50,000 का और ओवरड्राफ्ट लिया होगा मैंने ना। तो यहाँ पे भी इनफ्लो हुआ है। इन सारी इंफॉर्मेशन के बाद नीचे कहते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे दिया आपको, तो इस बार निकालना नहीं है, नहीं दिया होता तो हम कैलकुलेट करते बेटा। समझ में आई बात? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे रखा है और दो दो दे रखे, प्रीवियस ईयर का भी दे रखा है। हमें प्रीवियस ईयर से मतलब नहीं है, हमें करंट ईयर का मतलब है कि हमने कितना पे करा है। लिखें, स्टार्ट करें, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ, जो क्वेश्चन ने कहा आपसे, कैल 37 है ये, यहाँ लिख लेते हैं भाई, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और उसमें पहला हमने देखा कि शेयर्स हमारा बढ़ रहा था, तो जब शेयर बढ़ रहा था तो हम क्या लिखेंगे भाई, इशू ऑफ शेयर्स। कितना बढ़ रहा था बेटा, 1 लाख। फिर से देख लो, 4 से 5 हो गया। लॉन्ग टर्म डिवेंचर में कोई चेंज नहीं है, शॉर्ट टर्म डिवेंचर में चेंज है। तो यहां लिखेंगे सर हम, डिवेंचर्स की वैल्यू कम हो तो रिडम्पशन बोलते हैं उसे, रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म 10% डिवेंचर्स। कितना कम हुआ है बेटा, तो 50 माइनस में जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम है सर, इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम।
इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बेटा? अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिक्योरिटी प्रीमियम और ये दोनों हम मिला के भी यहाँ पे लिख सकते थे, इशू ऑफ शेयर्स विद सिक्योरिटी प्रीमियम करके एक 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी अलग लिख रहा हूँ। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, प्लस में इसलिए लिखा है कि पैसा आया होगा सर हमारे पास। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना बेटा? फिर हमने नीचे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, पेमेंट किया है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, और एक और पेमेंट थी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट का है 15,000, ये है 10,000 और ये आया बच्चा पार्टी 15,000, ये भी माइनस, इसके अलावा कुछ और है नहीं। 37 कैलकुलेट कर लीजिए, 1,85,000 आ रहा है सिर्फ, है ना सर? प्लस में आ रहा है बेटा 85,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझ में आ गई बात? 37। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिए लिखिए। आए जी 37 के बाद 38। 38 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सबसे आसान वैसे फाइनेंसिंग ही होता है, अकाउंट याद है तो इन्वेस्टिंग भी आसान लगता है। चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ रेयान लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर्स गिवन है बेटा, पहले 10 था अभी 15 हो गया। इक्विटी शेयर 10 से 15 हो जाना मतलब बढ़ गया, इसे क्या बोलेंगे आप? इशू ऑफ शेयर्स। 5 लाख प्लस में या माइनस में? प्लस। डिबेंचर देखिए पहले 1 था अब 0 हो गया, क्या बोलेंगे इसे? बोलो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पूरा 1 लाख माइनस में। एक 8% डिबेंचर है, पहले 0 था अब 2 लाख है, पहले 0 था डिबेंचर अब 2 लाख का हो गया, इसका मतलब क्या है? ये इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स। समझ में आ गई बात? तो ये 3 चीज़ें हमने ऐसे लिख देने। आई जी क्वेश्चन नंबर 38 बनाते हैं। अभी इसमें कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। तुम तो जा रहे थे, क्या हुआ? कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बताइए जी, सबसे पहले क्या ले लूँ मैं, कितना ले लूँ? ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान देना, बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ। इशू ऑफ शेयर्स कितना बताया आपने? बेटा ये नहीं लिखना है सर, क्यों नहीं लिखना है? यहाँ तो बढ़ रहा है इसे, ऑब्वियसली बात बढ़ रहा है, लेकिन इसके बारे में एक लास्ट में एक लाइन लिख दी, ध्यान से देखना बेटा। इन्होंने इस लास्ट लाइन में लिखा ड्यूरिंग द ईयर 2022-23, कह रहे जो 22 और 23 में इशू हुआ है वो बोनस शेयर्स है। बोनस शेयर्स मतलब फ्री में दिया किसी को शेयर्स, तो जब फ्री में देंगे तो पैसा तो आएगा नहीं ना,
कितना दिया फ्री में, इसके बारे में ये कहते हैं कि हर 2 शेयर्स पे 1 शेयर फ्री का है। यानी पहले से कोई शेयर होल्डर्स था तो हमने बोला कि भाई साहब हर 2 के बदले में 1 फ्री मिल रहा है, तो पहले से 2 के बदले में 1 दे रहे हैं। जिसके पास 2 शेयर है हमने उसे बोला 1 शेयर हम आपको फ्री में देंगे। हमारी कंपनी के पास पहले से कितने शेयर्स थे, कितने लाख रुपए के थे, 10 लाख के, यानी 10 लाख के शेयर्स थे, हर 2 के बदले में 1 फ्री दे रहे थे। इसका मतलब आपको 5 लाख रुपए का शेयर फ्री में बांटना पड़ा होगा। कितने का? 5 लाख का शेयर्स आपको फ्री में बांटना पड़ा होगा। और यहाँ पे बढ़ भी कितना रहा है बेटा ये, तो इसका मतलब पूरा का पूरा 5 लाख फ्री में ही बांटा है। जब फ्री में ही बांटा है तो क्या कोई पैसा आया? नहीं आया। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज अगर वो करना चाहेंगे तो बस एक छोटा सा चेंज करना है उनको। वो यहाँ लिख देंगे 4:1, या फिर वो ये लिख देंगे 5:1। इसका मतलब हर 5 शेयर के बदले में कितना दे रहे हैं वो, ध्यान से सुनना। अगर ये कहने लग जाए एग्जाम में आ जाए 5, तो आप 5:1, पहले से कितना शेयर था हमारे पास 10 लाख, तो कितना फ्री का बटेगा, और बढ़ कितना रहे, 5 लाख रुपए बढ़ रहे हैं यहाँ तो सर, तो 2 तो फ्री का है और 3 के बदले में क्या आया होगा, फिर पैसे आए होंगे। ऐसे मालूम करना पड़ेगा आपको, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यही चीज है बस इसमें, और कुछ शेयर्स में कुछ और एक्स्ट्रा लाइन नहीं आती, यही लाइन आती है। तो अभी के हिसाब से हमारे पास बोनस शेयर्स, तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक छोटा सा यहाँ पे वर्किंग बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ, तो हर 2 के बदले में 1 फ्री। पहले से मेरे पास कितना है भाई 10 लाख, तो बोनस शेयर्स अमाउंट ऐसे लिखना, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स अमाउंट। 5 लाख रुपए का शेयर्स हमने फ्री में बांटा, और जब फ्री में बांटा है तो कोई भी उसमें चेंज नहीं आया, तो उसको नहीं लिखेंगे सर। समझ में आ गई बात? अब आइए डिबेंचर्स। 1 लाख का पहले था डिबेंचर, अभी कितने का है 0, इसे क्या बोलेंगे सर? तो इसको लिख लेते हैं सर, यहाँ लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ 10%, कितना बेटा, और ये माइनस में आएगा। ठीक है जी, उठो वहां से, आगे बैठो के आगे। हाँ, अब आइए जी नेक्स्ट। 8% डिबेंचर के बारे में क्या, पहले 0 था, अभी कितना हो गया 2 लाख हो गया, तो 0 से 2 हो गया, इसका मतलब इशू हुआ है। तो इशू ऑफ 8%, कितना बेटा, तो ये 2 लाख आएगा आपका प्लस में, इशू हुआ है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन है बेटा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इसको बोलो क्या करना है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, वैल्यू है सर 10,000 रुपये। डिविडेंड आपने पे किया है, ठीक है सर, डिविडेंड पेड, कोई प्रपोज इंटरिम कुछ नहीं लिखा, बस पेड है, तो वैसे लिख देंगे हम भी 50,000 रुपये। बेटा डिविडेंड पे हमारा फाइनेंस का पार्ट होता है, डिविडेंड रिसीव हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का पार्ट। बस सर ये हो गया, इसमें तो कुछ और मुझे दिख नहीं रहा, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें से यार। ये आया जी 40,000 आ रहा है, प्लस में वो भी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बताइए जी, समझ में आया है 38? आगे सर नेक्स्ट आइए 39।
फाइनेंस का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए बेटा इधर। यहाँ लिखा हुआ इक्विटी शेयर 7 से 9 है। सर 2 लाख बढ़ रहा है, एक बार चेक कर लेते कोई बोनस वोनस तो नहीं है, क्योंकि डाउट हो सकता है बोनस होगा तो नहीं लिखना है। तो नीचे मैं देखता हूँ इन्होंने यहाँ पे बोनस 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 कहीं पे भी बोनस की बात नहीं करी, इसका मतलब बोनस तो इसमें नहीं है सर। ठीक है, तो जब बोनस नहीं है तो 7 लाख से 9 लाख हो जाने को क्या बोलेंगे आप? लिख लो बेटा। आओ जी, 38 के बाद 39। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। issue of इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ बेटा? 2 लाख रुपए। अब आइए इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, 5 से 3 हो गया, क्या बोलेंगे इसे? 5 से 3 हो जाना प्रेफरेंस शेयर्स, बताया था, चेक करो क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें एक पॉइंट आपसे बोला है कि जो प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करेंगे ना, एक तो साल के आखिर में करेंगे 2023 के एंड में। अब साल है बेटा, एक तो स्टार्टिंग है और एंड है, तो उन्होंने एंड का बताया डेट, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने बोला कि 5% प्रीमियम पे करेंगे, तो रिडम्पशन ऑन प्रीमियम मतलब 5% आपको एक्स्ट्रा देना है। इशू पे प्रीमियम है इसका मतलब एक्स्ट्रा आएगा, रिडीम पे प्रीमियम है इसका मतलब एक्स्ट्रा जाएगा, तो 5% आपको एक्स्ट्रा देना है। तो साथ में लिखें या अलग लिखें ये समझना है आपने। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ लिखेंगे सर रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, और ये वैल्यू कितनी कम हो रही थी बेटा? 2 लाख रुपए। तो आप इस 2 को अलग लिख सकते हैं, पहले समझना बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है अभी। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इस 2 लाख का 5%, ये 10,000 आप अलग से लिख सकते हैं, या फिर आप ऐड करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन प्रीमियम करके दोनों वैल्यू 2,10,000 एक साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको बेटा? ये क्लियर है ना? इन्होंने 5% बोला था एक्स्ट्रा देने, हमने दिया, तो ये 2 लाइनें हो गई जी। तीसरा इन्होंने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख से 40 हुआ, जाहिर सी बात इशू के टाइम हुआ होगा। किस टाइम हुआ होगा? रिडेम्पशन के टाइम पे तो नहीं होता ना सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, इशू के टाइम पे हुआ होगा। तो यहाँ लिखते हैं प्लस हुआ, क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बेटा? और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, याद है? इन दोनों को आप प्लस करके एक साथ भी दिखा सकते हैं, प्रीमियम हो तो आप इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल विद सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख के दोनों वैल्यू 2,40,000 एक साथ भी दिखा सकते हैं और अलग भी दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं उसमें। समझ में आ गई बात? अरे बोलो ना, गुड। अब आइए नेक्स्ट, ये भी हो गया सर। डिबेंचर्स 12% वाला है, पहले 3 था, अब कितना हो गया बेटा? 4। बढ़ गया घट गया? बोलिए, बढ़ गया। क्या पढ़ेंगे इसे? इशू ऑफ 12% कितना बेटा? अब देखो इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने अलग से लिखा है, जबकि इशू डिवेंचर भी हो रहा है, इशू इक्विटी शेयर भी हो रहा है, तो प्रीमियम तो किसी के भी साथ आ सकता था, तो उससे बेहतर है कि मैंने क्या कर दिया, उसे अलग लिख दिया। और आगे बढ़िए भाई। तो यहाँ तक के सारे पॉइंट्स कर लिए चारों, यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं आया होगा। आगे कहते हैं इंट्रीम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड
ऑफ करंट ईयर वाज पेड 15%। कह रहा जी इंटरीम डिविडेंड जो है इस साल के आखिर में हम 15% पे करेंगे। अब ये एक सवाल है कि सर इस साल पे करोगे, जैसे कोई भी पेमेंट हम करते हैं ना, या डिविडेंड या इंटरेस्ट, तो उसमें ना एक प्रॉब्लम आती है। देखो ध्यान से समझना, पहले मैं अच्छे समझा देता हूँ कि दिक्कत ना आए आपको। ये साल का स्टार्टिंग मान लो कोई वैल्यू यहाँ 2 लाख थी, अभी ये 3 लाख। आपको मान लेते हैं इंटरेस्ट देना, आप ऐसा सोच के चलो यहाँ पे इंटरेस्ट देना है, बताओ किस पे दूँ, 2 पे या 3 पे? क्यों सर 2 पे क्यों? जरूरी है? पहली तारीख को तो यही रहा, ये वाली वैल्यू तो पिछले साल से आती है ना, और 1 तारीख को ही हमने लोन ले लिया, 1 लाख रुपए बढ़ा दिया यहीं पे, तो बताओ पूरे साल क्या चला? 3 लाख चला, तो इंटरेस्ट किस पे देना चाहिए? 3 लाख पे। अच्छा सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये जो 1 लाख बढ़ा है वो कब बढ़ा है? एंड में। पहले कितना था? 2 2 2 2, लास्ट में जाके 3 हो गया। अब इंटरेस्ट किस पे देना चाहिए? 2 पे देना चाहिए। सर ये भी तो पॉसिबल है कि ये बीच में आया हो, तो यहाँ पे कितना आया? 2 लाख। उसके बाद कितना चलेगा? तो सर ये कैसे करेंगे? इसी तरीके से डिविडेंड पे भी केस है, जैसे इंटरेस्ट का केस है वैसे डिविडेंड है, कि जो वैल्यू पूरे साल रहेगी डिविडेंड उस पर मिलेगा। हम कैसे पता लगाएं? बेटा हमें पता नहीं लगाना है, अगर नहीं दे रखा है तो हम वहां पे लिख देंगे इट इज एज्यूम, कि हमने ये माना है कि ये 1 लाख एंड में या बिगिनिंग में बढ़ा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन ने दे रखा है तो फिर उसके हिसाब से चलना। देखते हैं इस क्वेश्चन में है कि नहीं। क्वेश्चन लास्ट की लाइन में कहता है एक बात, कह रहा है जो न्यू शेयर्स है या नया डिबेंचर है, इशू हुआ था, हाँ जी हाँ हाँ, डिबेंचर भी इशू हुआ है और शेयर्स भी हुआ है, लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। कह रहे जी डिबेंचर जो है वो साल के आखिर में बढ़ा है, साल के आखिर में 1 लाख रुपए बढ़ा, पूरे साल क्या रहा? 3 लाख। शेयर्स भी 2 लाख रुपए जब बढ़ा, वो कब बढ़ा? एंड में बढ़ा है, पूरे साल क्या रहा? ऐसा क्वेश्चन ने खुद बोला है, हमें मानना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही बोला है उसने। तो अब बताइए जब डिविडेंड देना होगा 15% इक्विटी शेयर्स पे, तो मैं 7 पे दूं या 9 पे दूं? 7 पे दूंगा, क्योंकि पूरे साल तो 7 लाख रहा है। दूसरे ध्यान देने की वाली बात यह है कि अगर आप इक्विटी शेयर्स पे दोगे तो प्रेफरेंस पे देना तो जरूरी है ना, पहले पहले प्रेफरेंस को देना होता है, उसके बाद किसको देते हैं हम? इक्विटी को देते हैं। पहले प्रेफरेंस को देना है, तो प्रेफरेंस का कितना परसेंट देना है? इसके आगे लिखा हुआ कितना परसेंट। अब ये 12% बताओ 5 पे दे या 3 पे दे? क्यों 5 पे? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि जो हमारा रिडीम हुआ था वो साल के कब हुआ था? आखिर में हुआ है। रिडीम साल के आखिर में हुआ है, इसका मतलब पूरे साल क्या रहा? 5 लाख रहा। तो क्वेश्चन ने आपको डेट दिया, ये यही सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में बेटा, सिर्फ ये डिविडेंड निकालने के चक्कर में ही इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन, बाकी तो आप इंक्रीज डिक्रीज करके लिख चुके हो, सिर्फ डिविडेंड की कैलकुलेशन। तो हम यहाँ आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एंड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर आएगा, एक आएगा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, ठीक है जी। इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड किस पे दे दें बताओ तो जरा? 7 लाख का कितना परसेंट? तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं जी 7 लाख रुपए, उसके बाद 15%। बताओ प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड किस पे दें? 5 लाख का 12%, ठीक है जी। अब बताओ डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी तो देना है, डिबेंचर पे क्या देना है? इस बार देखो इंटरेस्ट निकाल के नहीं दिया है, ध्यान से देखना इधर, है क्या निकाल के दिया हुआ? तो हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी देना है, बता किस पे देंगे? किस पे, कौन सी वैल्यू पे, 3 पे या 4 पे? चेक करो डिविडेंड की, आपने सॉरी डिबेंचर्स की पेमेंट कब हुई है, ऐसा कहीं मेंशन है? बोलिए बेटा। कहीं पे डिबेंचर देखो, यहाँ पे डिविडेंड इक्विटी के बारे में बात है, यहाँ प्रेफरेंस के बारे में बात है, यहाँ पे प्रेफरेंस के बारे में बात है, या न्यू शेयर और डिबेंचर के इशू के बारे में बात है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। तो इशू कब हुआ है डिबेंचर बताओ? साल के आखिर में, तो यानी पूरे साल क्या रहा? तो 3 लाख पे हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 3 लाख का 12%। बताइए बेटा ये वैल्यू तो
ये आया जी 1,05,000 माइनस में, 60,000 ये भी आ गया आपका माइनस में, और 36,000 ये भी आ गया आपका माइनस। आ गया सर? और कुछ रहा सर? नहीं जी, हमने एक एक करके एक एक आइटम को अच्छे से स्कैन करके लिखा है। तो ये 2 लाख से 2 लाख तो गया, 10, एक से एक गया, 5 बचा। हम्म, हाँ जी सर, ब्रैकेट वाला माइनस। हम्म, 46 कितना आ रहा है? बताइए कितना आ रहा है? 71 माइनस में, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझ में आ गया ये? तो कैश फ्लो में ये फाइनेंस वाला पार्ट जो था सबसे इंपॉर्टेंट था ये। क्लियर है बेटा? इस क्वेश्चन में आपके इन्वेस्टिंग और फाइनेंस दोनों हैं।